अस्सलामुअलैकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमांच बाय हयात इर्तज़ा की एपिसोड नंबर 57 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। चैनल पर न्यू नॉवल स्टार्ट हुआ है लहू से लाल, जिसने नहीं रीड किया वो जाके काइंडली रीड करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और बाकी सारे नॉवल जो है ना वो आप भूल जाएंगे। मैं बार बार आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, एक दफ़ा जाएं मेरे चैनल पर जाकर लहू से लाल नॉवल जो है वो लाजमी रीड करें, क्योंकि बहुत मज़े का नॉवल है, बहुत ज़्यादा। बस तारीफ जो है वो बयान नहीं कर सकती। मैंने अनकबूत भी इसी तरह सजेस्ट किया था, काफ़ी लोगों ने अनकबूत रीड किया, उनको बहुत मज़ा आया, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़े का नॉवल जो है ना वो लहू से लाल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सब बेहतर करेगा, मगर आसिम हम इस तरह किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो कुछ गुजरे वक्त में हुआ है, इसे जहन में रखते हुए आप किसी पर एतमाद करना आसान नहीं रहा। बस तुम अपनी तरफ से मोहतात रहना, अगर कोई भी गैर ज़रूरी एक्टिविटी नजर आए तो फ़ौरन मुझे इन्फॉर्म करना। आसिम ने सर हिलाते हुए यकीन दहानी कराई। जी जी भाई, आप बेफिक्र रहें, मैं हर लिहाज से मोहतात हूँ, आप बस रिलैक्स रहे। वो मुझे तफसीलात दें कि ताकि मैं प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। रोमांच ने सर हिलाया, मगर इनकी आंखों में अब भी एक अनजानी तशवीश छलक रही थी। मैंने तुम्हें सारी तफसील सेंड कर दी है, तसल्ली से देख लो। रोमांच ने सोचते हुए मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलाई। क्या नाम है हमारे न्यू जीएस का? आसिम ने हैरानी से इसे देखा। हल्की से शरारती मुस्कुराहट लबों पर सजाए मुस्कुराते हुए वजाहत दी। भाई, इसका नाम निशा है, बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। रोमांच ने चेहरे से सर को हिलाते हुए इसे कहना कि एक बार मुझसे आकर मिले, मैं खुद देखना चाहूंगा कि वो कितनी टैलेंटेड है। क्या? आसम ने हैरत से रोमांचा की तरफ देखा था। क्या मतलब क्या? रोमांचा ने उलझन से इसे देखा। कुछ नहीं भाई, बस ये कि आप लेडीज वर्कर्स या एम्प्लॉय से नहीं मिलते, इसलिए मुझे अजीब लगा। आसिम ने लबों पर शरारती मुस्कुराहट थी। आसिम, शाह तो इंसान दा पुत्र बन के रहा कर। शाहजेब ते अहमद दिनाल रह रह के तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो मेरे तो छोटा है, तो किनते दो कंते सुटांगा तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। ओना बगैरता दी सोबत विच थोड़ा कट बया कर। रोमांचा पंजाबी में सख्त लहजे में बोला था। आसिम की हंसी निकल गई। वो अपने भाई का ये रूप देखकर हमेशा लुत्फानंदोज होता रहता था, मगर रोमांचा के तेवर देखकर जल्दी से बोला, सॉरी भाई। मुस्कुराते लबों के साथ फाइल समेट कर वो खड़ा हो गया था। रोमांचा ने गहरा सांस लिया और संजीदगी से कहा, जब तुम्हारी नई सेक्रेटरी की तबीयत ठीक हो जाए तो इसे भेजना। अगर पहले किसी लेडीज से नहीं मिलता था तब भी तुम लोगों को प्रॉब्लम थी, तब भी तुम तीनों के दांत बंद नहीं होते थे, और अब अगर मिलने लग गया हूं तो बातचीत करता हूं तब भी तुम लोगों को मसला है। सुधर जाओ वरना किसी दिन मेरे हाथों बेमौत मारे जाओगे। आसिम ने फौरन हाथ उठाकर कहा, नहीं नहीं भाई, हम सुधर जाएंगे, आप टेंशन ना लें। बस एक बात याद रखें, जब इनसे बातचीत करें तो भाभी को जरूर पास बिठा लीजिए करें। ऐसा ना हो कि हमें तो डांट डपट कर चुप करवा दिया जाए और इनकी डांट आपके हिस्से में आ जाए। ये कहते ही वह शरारती नजरों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और फौरन बाहर निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि रोमांचा को किसी भी वक्त गुस्सा आ सकता है। दरवाजा बंद करते हुए रोमांचा ने जहरीला बड़बड़ाया, किड्डा सियाना ते शरीफ हुंदा सी, मेरे बेगैरत दोस्तां नाल रह रह के ऐदा भी दिमाग खराब हो गया है। एनो भी अपने रंगा च रंग दिता बेगैरता ने। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। शहजादा हल्के से मुस्कुराने पर भी जानलेवा हद तक हसीन लग रहा था। काशान जिसके घर के इस खास कमरे में नीम अंधेरा था। सिर्फ दीवारों पर लगी मीरत की बेतहाशा तस्वीरें मध्यम रोशनी में चमक रही थी। कमरे में एक अजीब सा सुकून था, मगर इस सुकून के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। काशान हाथ में शराब का गिलास लिए तस्वीर को तकते हुए बेचैनी से चल रहा था। तू ही हकीकत, ख्वाब तो, दरिया तो, प्यास तो, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून तू सुकून। ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने इनका जहर इसके रगों में खोल दिया हो। इसने सुर्ख आंखों से दीवार पर लगी कुछ तस्वीरों को खींचकर जमीन पर पटक दिया। मीरत की मुस्कुराती हुई तस्वीरें इससे मुंह छिड़ा रही थी। काशान डीसी के दिल में गुस्से की आग भड़की हुई थी। मीरत के चेहरे पर मुस्कुराहट के इसे अच्छी लगती थी, मगर इस वक्त इसे मीरत की इसकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि इसकी मुस्कुराहट, इसके चेहरे पर खिलखिलाती हुई खुशी वो किसी और के लिए थी, रुमान शाह के लिए। काशान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। इसने झटके से एक गिलास में जमीन पर दे मारा था। कांच के टुकड़े इधर उधर बिखर गए थे, मगर इसके अंदर की जलन कम ना हुई। वो तेजी से आगे बढ़ा और मीरत की एक तस्वीर हाथ
फेरा, जैसे इसे छूने की कोशिश कर रहा हो, जैसे तस्वीर के पास बस एक बार वो उसे अपनी बाहों में भर सके। मीरब, तुम किसी और के साथ इतनी खुश कैसे हो सकती हो? मैं सालों से तुम्हारे इश्क की आग में जल रहा हूँ, और तुम किसी और की हो गई। इसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था, और एक ऐसा जुनून जो किसी भी हद तक जा सकता था। इसने तस्वीर को जोर से पकड़ा, मगर तोड़ ना सका। नहीं, मैं यूं हार नहीं मान सकता। मीरब सिर्फ मेरी है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, मेरी आंखों का देखा हुआ हसीन ख्वाब, मेरे दिल का सुकून, वो भी मेरी मोहब्बत के रास्ते में आया। मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा। वो दीवानगी में चिल्लाते हुए न जाने किस किस को ये बता रहा था। कमरे की मध्यम रोशनी में काशान रिजवी की वहशत मजीद नुमाया हो रही थी। जमीन पर बिखरी तस्वीरों के मैदान, वो एक तस्वीर पर नजरें जमाए बैठा था, जैसे वो महज एक कागज का टुकड़ा ना हो, बल्कि सांस लेती, धड़कन रखती रखती मीरब हो। अचानक जैसे कोई बेताबी के लहर के वजूद में दौड़ गई। इसने तस्वीर को तड़प कर उठाया, वो अपने सीने से लगा लिया। इसकी आंखें जल रही थी, लब कपकपा रहे थे, और हाथ तस्वीर को मजीद सख्ती से थामे हुए थे, जैसे कोई जख्म पर मरहम रखकर दर्द कम करना चाह रहा हो। मीरब, क्यों क्यों मुझे तड़पा रही हो? वह तस्वीर पर पानी फेरते हुए बेखुदी में बोल रहा था। तस्वीर पर हाथ फेरते हुए, सॉरी, बेखुदी में बोल रहा था, जैसे वह तस्वीर नहीं, खुद मीरब हो, जो इसके सामने बैठी हो, मगर से निगाहें नहीं मिला पा रही थी। जान हो तुम मेरी, तुमने मुझे पहचाना तक नहीं, कैसे तुम सहमी हुई बैठी थी। तुमने तो नजर भर कर मेरी तरफ देखा नहीं। वह घटिया इंसान, इसने तुम्हें डरा कर रखा हुआ है। हाँ, वही वजह है तुम्हारे इस बदली हुई हालत की। मेरी मॉडर्न सी जान को उसने कैदी बना दिया है। तुम्हें तो पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। काशान के लबों पर एक जख्मी हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ी गुत्थी समझा रही हो। वो तस्वीर को देखते हुए सरगोशी के अंदाज में बोला, जैसे मीरब इसके सामने हो और वो इसे दिलासा दे रहा हो। मैं छीन लाऊंगा तुम्हें इससे। तुम्हें वो सब आजादियां दूंगा जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारा हक है। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहां तुम्हें किसी की कैद में नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारी दुनिया फिर से वैसी ही होगी जैसी तुम चाहती थी, मॉडर्न, आजाद। मगर इस शख्स ने तुम्हें कैद कर दिया। हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है। तुम खुश नहीं थी, तुम बस खुशी का लिबादा ओढ़े हुए थी। तुम्हारा हुलिया बता रहा था कि इस शख्स ने तुम्हें डरा कर रखा है। तुम्हारी असल हंसी, तुम्हारी चमक सब चुरा ली है इसने। वो खुद से बातें कर रहा था, खुद ही नतीजे निकाल रहा था, और खुद ही एक फैसला कर चुका था। मीरब इसकी थी, है, और हमेशा रहेगी। वो अब किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि इसका इश्क, इसका जुनून किसी हद को नहीं मानता था। काशान रिजवी की आंखों में वहशत मजीद गहरी हो चुकी थी, इसका सांस तेज हो रहा था। वो पल वो एक पल को तस्वीर को घूरने लगा, जैसे मीरब के इसके सामने हो। वो अगले ही लम्हे झटके से इसने मोबाइल उठाया। उंगलियां बेचैनी से स्क्रीन पर तेजी से हरकत कर रही थी, और फिर एक नंबर डायल होते हुए इसने गिरफ्त पर मोबाइल सख्त हुए हो गई। जैसे ही कॉल मिली, इसकी आवाज जहर में लगे तीर की तरह निकली। मुझे मीरब से बात करनी है। सामने वाले ने शायद कहा था कि अभी ये मुमकिन नहीं है, जिस पर वो जोर से चिल्लाया, मुझे नहीं पता ये कैसे करोगी, मगर मीरब से बात करनी है। तुम्हें इस घर में सिर्फ इसी मकसद के लिए भेजा गया है, वरना भूलो मत कि तुम्हारा मासूर बाप, जो इस वक्त भी एक महंगे अस्पताल के जेर इलाज है, इसका सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। इसका आखिरी जुमला चीख में बदल चुका था, जैसे कोई जोरदार थप्पड़ हवा में गूंजा हो। सामने से कुछ कहने की कोशिश की गई, मगर काशान को कोई वजाहत सुननी ही नहीं थी। इसने गुस्से से मोबाइल बेड पर फेंक दिया और तेजी से तस्वीर को उठाया। इसके हाथ लरस रहे थे, मगर गिरफ्त सख्त थी, जैसे मीरब को खुद से जुदा होने से ही होने न देगा। इसने दीवानगी से तस्वीर को अपने लबों से लगाया, आंखें मूंदी, और एक गहरी सांस खींची। इस वक्त इसके अंदर एक तूफान मच चुका था, इश्क, जुनून और बेबसी का ऐसा इम्तिजाज जो किसी भी हद को पार कर सकता था। काशान रिजवी के वजूद में इस्तराब की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। वह तस्वीर को अपने सीने से लगाकर बिस्तर पर गिर गया। इसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी, और दिमाग सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मीरब। डॉक्टर शाहजेब इस वक्त अपनी वार्ड में मरीजों का चेकअप कर रहा था। इसके इर्द गिर्द जो जूनियर डॉक्टर्स खड़े थे, जो खामोशी से इसका तरीकाकार देख रहे थे। वो पेशावराना अंदाज में हर मरीज की कैफियत को परख रहा था कि अचानक एक तूफान की तरह डॉक्टर हुमा के आकर इसका हाथ पकड़ा और सबके बीच से खींचकर एक तरफ ले गई। डॉक्टर हुमा गुस्से से, शाहजेब, आपने डॉक्टर यमुना को क्यों हायर किया? वो भी रुमान भाई और मीरब की बेटी के लिए। मुझे ये लड़की जहर लगती है। शाहजेब, जो मरीजों को देखने में मसरूफ था, अचानक इस इब्दात पर चंद लम्हे खामोश रहा। इसके चेहरे पर एक जब्त की एक झलक थी। इर्द गिर्द मौजूद जूनियर डॉक्टर्स हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट भी थी, क्योंकि पूरे अस्पताल में डॉक्टर हुमा की मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। सब जानते थे कि वो डॉक्टर शाहजेब पर पूरा हक रखती हैं और अपनी बात मनवाना खूब जानती हैं। डॉक्टर शाहजेब नरम से मगर पेशावराना अंदाज में, खानम, ये बात हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, प्लीज।
इसकी आवाज़ में नरमी थी, मगर नज़रें सामने खड़े डॉक्टर्स की मुस्कुराहटों पर थीं, जो इस गैर मुतवक्को मंज़र को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। डॉक्टर हुमा ज़िद्दी अंदाज़ में, जी नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। और अभी का मतलब अभी। शाहज़ेब ने गहरी सांस ली और इर्द-गिर्द देखते हुए सबको इशारा किया कि वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाएं। जूनियर डॉक्टर्स मुस्कुराहट दबाते हुए दोबारा अपने काम में लग गए थे, मगर इनकी नज़रें अब भी तजस्सुस से इस जोड़े की जानिब थीं। शाहज़ेब ने आहिस्ता से हुमा का हाथ पकड़ा और इसे मज़ीद प्राइवेसी के लिए वार्ड से बाहर ले गया। शाहज़ेब ने मुस्कुराकर सर झटकाया, जैसे हुमा की जिद पर कोई हैरानी ना हो। वो तो पहले से जानता था कि जब इसकी खानम किसी बात पर अड़ जाए तो इसे मनाना आसान काम नहीं होता। मेरी पागल खानम, थोड़ा बिहेवियर प्रोफेशनल रखा करो, यह अस्पताल है, शाहज़ेब ने नरमी से कहा। मगर हुमा का मूड तो पहले ही बिगड़ा हुआ था। आप मुझे मत समझाएं कि मुझे यहाँ कैसा रवैया रखना चाहिए। वो तेजी से बोली, नजरें शाहज़ेब की आंखों में गाढ़े हुए। मैं इस वक्त किसी डॉक्टर से नहीं, अपने शौहर से बात कर रही हूँ। आप मेरी बात का जवाब दें। शाहज़ेब ने गहरी सांस भरी, जैसे खुद को सब्र की तलकीन कर रहा हो। इसके होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि हुमा की इज्जत आरसी नहीं है। सच ही कहते हैं, औरत जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो जाए, मगर जब अपनी जिद पर आती है तो इसका अंदाज हमेशा जाहिलाना ही होता है। वो हल्के से मुस्कुरा कर बोला, जैसे शरारत से जलती पर तेल डाल दिया हो। हुमा की आंखें गुस्से से फैली। शाहज़ेब प्लीज, मुझे गुस्सा मत दिलाएं। अच्छा, अभी तुम गुस्से में नहीं हो, मतलब कि अभी तो प्यार से बात कर रही हो। शाहज़ेब ने शरारत से आईब्रो उठाई, जैसे कोई मासूम सा सवाल कर रहा हो। अपनी मुस्कुराहट दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर आंखों में चमक नुमाया थी। वो हुमा की हर हरकत पर हर तासर को एंजॉय कर रहा था, जैसे इसे छेड़ने में खास लुत्फ आ रहा हो। मतलब आप बताना ही नहीं चाहते? हुमा ने बुरा सा मुंह बनाया और गुस्से में पलट गई। छोड़िए, मैं भूल गई थी कि डॉक्टर साहब मुझसे सीनियर हैं और डॉक्टर साहब काम के वक्त अपने मुंह से जवाब देते हैं। शाहजेब ने बेबसी से एक लंबी सांस ली, माथे पर हाथ फेरा और फिर मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि ये बहस अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब इसे अपनी खानम को मनाने के लिए अलग से वक्त निकालना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारा दीवाना हूँ, तो जवाब कैसे नहीं दूंगा? डॉक्टर शाहजेब ने मुस्कुराते हुए तेज कदमों से जाती हुई डॉक्टर हुमा का हाथ थामकर इसे रोका। वो अच्छी तरह से जानता था कि जब इसकी खानम जिद पर आ जाए तो इसे मनाना कोई आसान काम नहीं होता। डॉक्टर शाहजेब शरारती मुस्कुराहट के साथ ये क्या बात हुई? खुद ही झगड़ा किया, खुद ही बातें सुनाई और अब खुद ही आंखों में आंसू भी भर लिए। डॉक्टर हुमा की आंखों में नमी तैर रही थी। शाहजेब ने नरमी से इसकी आंखों में आंसू साफ किया और बेचारगी से मुंह बनाकर पूछा, डॉक्टर हुमा खफा लहजे में, मैंने आपसे सिर्फ एक ही सवाल किया था, अगर आप सीधे सीधे जवाब दे देते तो चला जाता। शाहजेब ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई और गहरी सांस ली, फिर नरमी से इसका हाथ थामा और मोहब्बत भरी नजरों से इसे देखते हुए बोला, ऑफिस में चलो, वहां जवाब देता हूँ। मेरी क्या जुर्रात कि मैं तुम्हें जवाब ना दूं? ये कहते वो इसका हाथ थामे ऑफिस की तरफ बढ़ गया, जबकि हुमा अभी भी खपासी चलने पर मजबूर थी। सुबह का वक्त था, इतवार का सुहाना दिन, जिसमें हर कोई कुछ देर और सोने की ख्वाहिश रखता है। घर में खामोशी थी, क्योंकि सब अभी तक नींद के मजे ले रहे थे। लेकिन डॉक्टर यमुना वक्त की पाबंद थी। वो आयत के लिए हायर की जा चुकी थी और इसे बखूबी अंदाजा था कि आयत की मेडिसिन का वक्त हो चुका है। किचन में जकिया नाश्ता तैयार कर चुकी थी। डॉक्टर यमुना ने चाय का कप थामा और आयत को अपने करीब बिठा लिया। नरमी और मोहब्बत से इसे नाश्ते के लिए आमादा किया, जैसे वो बरसों से इसे जानती हूँ। हैरत से बात हैरत की बात थी कि आयत भी एक ही दिन में यमुना से बेतकल्लुफ हो चुकी थी। ये ताल्लुक इतनी जल्दी परवान चढ़ जाएगा, जिसे ने सोचा भी ना था। मीरब ये सब टेरेस पर खड़ी देख रही थी। दिल में एक सुकून सा था। वो खुद भी यही चाहती थी कि आयत डॉक्टर यमुना के साथ खुल मिल जाए, ताकि मेडिसिन के लिए इसकी जिद कम हो। आयत बच्ची थी, मगर इसकी जिद किसी बड़े से कम ना थी। मेडिसिन लेना हमेशा एक मुश्किल मरहला होता था और मीरब यही चाहती थी कि ऐसा कोई ऐसा हो जो इसे बहला सके, समझा सके, प्यार से मना सके। डॉक्टर यमुना भी इसी मकसद के तहत आयत को गार्डन में ले गई थी। वो जानती थी कि अगर आयत अपनी मामा के पास रही तो जिद करेगी, लेकिन अगर माहौल बदला जाए तो शायद आसानी हो। गार्डन में बादलों के साथ हल्की हल्की धूप फैली हुई थी। यमुना ने आयत को एक बेंच पर बिठा दिया, खुद भी इसके करीब बैठी और नरमी से इससे बातें करने लगी। बातों ही बातों में वो आयत को मेडिसिन खिलाना चाहती थी, बगैर किसी जिब्र के, और मोहब्बत और नरमी से। ज़ोहर की अजान पर सुकून फिजा में गूंज रही थी। रमान शाह पास वाली मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने गया हुआ था और मीरब भी अपनी नमाज मुकम्मल करके टेरिस पर आ गई थी। हल्की हल्की हवा के साथ हल्की सी धूप जिस्म को सुकून दे रही थी। चंद लम्हे पहले तक डॉक्टर यमुना भी वहीं बैठी थी। वो आयत को संभाल रही थी और साथ ही मीरब से हल्की फुल्की बातचीत भी कर रही थी, मगर फिर भी वह आयत को लेकर नीचे गार्डन एरिया में चली गई और मीरब टेरिस पर खामोशी से बैठी अपने ख्यालात में गुम थी। अचानक इसकी नजर पास पड़ी एक चीज पर गई। डॉक्टर यमुना
ये डॉक्टर यमुना का फ़ोन था। वो जो जाते हुए वहीं भूल गई थी। मीरब ने इसे उठाया मगर फ़ौरन रख दिया। डॉक्टर यमुना का फ़ोन यहीं रह गया। वो मुँह में बड़बड़ाई थी, शायद वो वापस आकर ले जाए, मगर जाने क्यों दिल में एक अजीब-सी बेचैनी सरायत कर गई थी। मीनत अपनी जगह से उठकर टेरेस के किनारे जा खड़ी हुई। इसकी नजरें नीचे गार्डन में बैठी यमुना और आयत पर जमी थी। यमुना आयत को नरमी से कुछ समझा रही थी और साथ ही मेडिसिन देने की कोशिश कर रही थी। आयत का नन्हा सा चेहरा जिद और नखरे की अक्कासी कर रहा था, मगर डॉक्टर यमुना के अंदाज में इतनी मोहब्बत और शफकत थी कि आयत धीरे धीरे मुतमईन हो रही थी। टेरेस पर टेबल रखा था, यमुना का फोन मुसलसल बज रहा था। मीरत की नजर बार बार इस पर जा रही थी। आखिरकार इसने नीचे नजरें दौड़ाई और डॉक्टर यमुना को आवाज दी। डॉक्टर यमुना, आपकी कॉल आ रही है, प्लीज आप अटेंड कर लीजिए। मैं थोड़ी देर आयत से बात करना चाहती हूँ। पहले ही बड़ी मुश्किल से हमारी दोस्ती हुई है, अभी हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। नीचे से यमुना ने सर उठाया, मीरब की तरफ से देखा, फिर मुस्कुराकर हाथ हिलाया। इसके अंदाज में बिल्कुल बेफिक्री थी, जैसे ये कोई मामूली बात हो। मीरब उलझन में पड़ गई। फोन की स्क्रीन पर नंबर मुसलसल जगमगा रहा था, मगर वो खुद को आमादा नहीं कर पा रही थी। कभी फोन को देखती, कभी नीचे मौजूद डॉक्टर यमुना को। मगर मैं आपकी कॉल अटेंड कैसे कर सकती हूँ? डॉक्टर यमुना बेफिक्री से हंसते हुए, कर लीजिएगा ना, अगर कोई खास हो तो बता दीजिएगा। मैं बिजी हूँ, वरना हमें रॉन्ग कॉल्स आती रहती हैं। मीरत ने एक लम्हे के लिए तजब बजब से फोन की तरफ देखा, फिर हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ही ये आम सी बात नहीं थी, जैसे कुछ गैर मामूली होने वाला हो। मीरब हिचकिचाए, मगर फिर आहिस्ता से कॉल रिसीव कर ली। मीरब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। मीरब, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मीरब ने भवें से कर फ़ोन की स्क्रीन को देखी। कॉल जा रही थी। इसने दोबारा कहा, मगर अब भी कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ से खामोशी में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई वहां मौजूद तो हो मगर बोलने के लिए तैयार ना हो। मीरब, जरा मोहताज लहजे में, शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अगर आ रही है तो डॉक्टर यमुना बिजी हैं, बाद में कॉल कर लीजिएगा। इसने फ़ोन बंद कर दिया और टेबल पर रख दिया, मगर न जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी सरायत कर गई थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। इसके लब खुश्क होने लगे थे। नीचे गार्डन में डॉक्टर यमुना आयत के साथ बैठी नरमी से बात कर रही थी, इसे बहला रही थी। मंजर बज़ाहिर नॉर्मल था, मगर मीरब को अंदर ही अंदर एक बेनाम सा खदशा महसूस हो रहा था। इसने एक नज़र आसमान की तरफ डाली। बादल कुछ गहरे हो गए थे, हवा में भी एक अजीब सा बोझलपन था। अचानक फोन दोबारा बज उठा। वही नंबर था। मीरब के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। इसने बेख्तियार फोन की तरफ देखा। उंगलियां बेचैन होकर काम गई। इस बार वो फोन कॉल रिसीव नहीं कर पाई थी। फिर एक लम्हे बाद, जैसे किसी अनजाने खौफ ने आ घेरा, इसने आहिस्ता से फोन उठा लिया। मीरब, हेलो। दूसरी तरफ अब भी खामोशी थी, मगर इस बार इसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत मध्यम सांसें ले रहा हो, जैसे कोई फोन की दूसरी तरफ मौजूद हो मगर बोलने के बजाय सिर्फ सुन रहा हो। मीरब के अंदर एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मीरब, मजीद संजीदा लहजे में, देखें, अगर आपको कोई बात करनी है तो करें, वरना मैं फोन रख रही हूँ। अचानक ही दूसरी तरफ से एक बहुत धीमी मगर अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। मीरब, मीरब का दिल एकदम साख्त हो गया। उसके पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई। आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ समझ नहीं आया सर ये किसी की सरगोशी थी या महज इसका वहम। इसके हाथ की गिरफ्त फोन पर मजबूत हो गई। वो लम्हा भर के लिए साख्त हो गई थी। नीचे गार्डन में आयत हल्का सा हंसी। डॉक्टर यमुना ने इसे कुछ कहकर गोद में ले लिया। सब कुछ आम सा लग रहा था, मगर मीरब को यूं महसूस हुआ जैसे कुछ बहुत अजीब होने वाला है कुछ ऐसा जो शायद सब कुछ बदल कर रख दे। इसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने की हद तक धड़क रहा था। अजीब सी घबराहट ने इसकी सांसें रोक दी थी। उंगलियां फोन पर गिरफ्त मजबूत कर चुकी थी, मगर दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। एक झुरझुरी सी इसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई थी। इसने जल्दी से फोन बंद किया और हाथ में थामे हुए साकत खड़ी रहती। अजीब सी कैफियत थी, जैसे कोई अनदेखे साए ने इसे छू लिया हो, जैसे कोई अनहोनी इसके आसपास मंडला रही हो। नीचे गार्डन में डॉक्टर यमुना बदस्तूर आयत को बहला रही थी। माहौल बज़ाहिर पुरसुकून था, मगर मीरब की दुनिया जैसे एकदम उलझ सी गई थी। इसने बेख्तियार अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। हर चीज वही थी, मगर इसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है, कुछ बहुत गलत होने वाला है। हवा की एक हल्की सी लहर इसके चेहरे से टकराई, मगर इसके बदन में पसीना नमूदार होने लगा। वो आहिस्ता से नीचे हटी, जैसे किसी गैर मरे खतरे से बचने की कोशिश कर रही हूँ। दिल की धड़कनें अब काबू से बाहर महसूस हो रही थी। फोन अब भी इसके हाथ में था, मगर लग रहा था जैसे वो महज एक फोन नहीं बल्कि किसी खौफनाक राज का दरवाजा था जो खुल चुका था। वो अब पलटना मुमकिन नहीं था। मेरी जान, किससे बात कर रही हो? रोमांचा की भारी मगर नरम आवाज करीब ही सुनाई दी थी। मीरब ने चौंक कर सर उठाया, मगर जैसे ही इसकी नरम गर्म सांसें अपने कान के करीब महसूस हुई, वो घबराकर पीछे हटी। वो कुछ नहीं, इसकी नजरें झुक गई। हाथ की गिरफ्त मोबाइल पर मजीद सख्त हो गई,
जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो और रुमान शाह ने खामोशी से इसे देखा, जैसे इसकी रूम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, मगर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मीरब का दिल बेतरतीब धड़कने लगा। वो चाहकर भी अपने चेहरे के तासुरात को काबू में न रख सकी। मीरब, क्या बात है? क्या छुपा रही हो और ये फोन किसका है? इसने फोन की तरफ इशारा किया, जबकि मीरब ने फौरन नजरें चुरा ली, जैसे कोई राज फाश होने से बचाने की कोशिश कर रही हो। ये डॉक्टर यमुना का फोन है और कसम से मैंने जानबूझकर कॉल नहीं उठाई। डॉक्टर यमुना ने खुद कहा था और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इन्हें बार बार मना कर दी। वो आयत के से साथ बातें कर रही थी। आयत मेडिसिन नहीं खा रही थी, इसलिए यमुना इसे समझाने के लिए नीचे ले गई थी। मीरा ने एक ही सांस में सब कह डाला। रोमान शाह ने खामोशी से इसके कंधों पर हाथ रखा और इसका चेहरा गौर से देखा। संजीदा नजरें जैसे कुछ टटोल रही थी। जाने शाह, क्या मैं इतना जालिम हूँ कि मेरी जान मुझसे डर कर इतनी वजाहत देने पर मजबूर हो गई? मीरा हिचकिचाई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर आपको अच्छा नहीं लगता ना कि मैं रॉन्ग नंबर पर बात करूं, इसलिए तो सब कुछ बता रही हूँ, वरना। रोमान शाह ने आहिस्ता से उंगली इसके लबों पर रख दी। इतना डर? ऐसा तो मैंने कभी नहीं चाहा जान। मीरब ने नजरें झुका ली। रोमान शाह ने नरमी से इसका चेहरा थाम लिया, जैसे इसके अंदर छुपी घबराहट का महसूस कर रहा हो। मैं तुम्हें रॉन्ग कॉल्स के लिए इसलिए दूर रखता हूँ कि कोई घटिया इंसान तुम तक न पहुंच सके, वरना ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अपनी जान पर पाबंदियां लगाऊं। अगर मेरी इस बात से तुम इतनी खौफजदा हो तो सुनो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। आज से जो भी कॉल आए तुम उठाओगे। मीरब ने फौरन नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं उठानी कोई भी कॉल। रोमांचा का लहजा सख्त हो गया था। ये मेरा हुक्म है मीरब, तुम फोन उठाओगी? मीरब ने हैरानी से इसे देखने लगी। रोमांचा की बीवी होकर इतनी खौफजदा? मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि मेरी बीवी में इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं। वो चार लोगों को देखकर घबरा जाती है, मेरे लिए बायस शर्मिंदगी है। शेर की बीवी हो, शेर बनकर रहो। मीरब ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। मेरे ख्याल से गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस छीन लिया है। मीरब ने बेकरारी से इससे हाथ थाम लिए। शाह, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, मुझे आज चाहिए। क्या मुझे क्या जरूरत है कॉन्फिडेंस की, जब मेरा शाह मेरे साथ है? रोमान शाह ने लम्हे भर के लिए मीरब की बेबस नजरें देखी, फिर आहिस्ता से सर झटका। मेरी जान, मैं तो हमेशा से तुम्हारे हूँ, मगर मुझे तुम्हारा वही कॉन्फिडेंस चाहिए जो मेरी नजरों में नजरें डालकर मोहब्बत का इजहार कर चुका था। मुझे वही मजबूत मीरब चाहिए जो कभी मीरब मलिक थी। मीरब की आंखों में हैरानी के साथ नमी भी आ गई थी। रोमांचा का लहजा सख्त हो गया। रोमांचा की बीवी इतनी कमजोर नहीं हो सकती। आज के बाद तुम फोन कॉल्स भी उठाओगी और जहां जाना चाहो अकेली आ जाओगी। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। इसने नरमी से इसके चेहरे पर आई लटों को पीछे किया, फिर सर पर हाथ रखकर इसे अपने करीब कर लिया। मीरब ने रूठे लहजे में कहा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी अकेली, मुझे जाना ही नहीं। रोमान शाह ने सख्ती से इसकी आंखों में देखा। तुम जाओगी क्योंकि ये मेरा हुक्म है। मीरब कुछ बोलना चाहती थी, मगर जैसे ही रोमान शाह ने सख्त नजरों से इसे घूरा, वो फौरन खामोश हो गई। रोमांचा का दिल अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। वो ऐसा कभी नहीं चाहता था कि इसकी बीवी कमजोर हो, मगर शायद इसकी जरूरत से ज्यादा मोहब्बत ने मीरब को वाकई कमजोर बना दिया था, और ये वो चीज थी जो रोमांचा को बिल्कुल कबूल नहीं थी। चलो, संडे है, आज जाने शाह को शॉपिंग करवाने के मूड में हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना। वजह? जब कभी भी हम खुशियां मनाने के लिए घर से बाहर गए हैं, तभी मुसीबत आ जाती है। मुझे किसी नई मुसीबत को दावत नहीं देनी, हम घर में ही रहेंगे। तो चाहिए होगा तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब साबित करना चाहती हो कि मैं जालिम हूँ और मैं तुम्हें हमेशा कैद में रखता हूँ? रोमांचा ने नरमी से मीरब का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा, इसकी आंखों में छुपे डर की लहरों को बखूबी महसूस किया। आप जालिम नहीं हैं, आप मेरे शाह हैं, जिनके अलावा दुनिया में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे आपके पास रहना है। जब जब घर से कदम निकाला है, तब तब मैं आपसे अलग हो गई। मुझे आपसे दूर नहीं होना। वो तड़प कर उसके सीने से लग गई। गार्डन में बैठी हुई यमुना की नजरें ये सारा मंजर चोर आंखों से देख रही थी। रोमांचा ने नरमी से मीरब के बालों में उंगलियां चलाईं, जैसे इसकी बेचैनी कम करना चाहता हो। वो धीरे से बोला, अब ऐसा नहीं होगा, एक बार यकीन करो मेरी जान, प्लीज शाह, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा है, दिल किसी अनजाने खतरे को महसूस कर रहा है। मीरब ने इसके सीने पर हाथ रखकर मुल्तजी नजरों से देखा। कुछ नहीं होगा, ये सब तुम्हारा वहम है, मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। प्लीज शाह, जिद मत करे, मुझे नहीं बाहर जाना। मीरब, तुम अब मुझसे जरूरत से ज्यादा बहस करने लगी हो। जानती हो मुझे बहस पसंद नहीं, मगर मगर को किसी और वक्त के लिए छोड़ो। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और बच्चों का क्या? मीरब ने सवालिया नजरों से देखा। बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे। और डॉक्टर यमुना जो आपने आयत के लिए हायर की है, इस बेचारी को घर छोड़कर जाएंगे, क्या सोचेगी? मुझे किसी की सोच की कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये डॉक्टर यमुना, इसका जिक्र थोड़ा कम किया करो। मैंने सिर्फ मजबूरी के तहत इसे घर में आने की इजाजत दी है। जरूरत से ज्यादा इसके साथ फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। आयत को भी सिर्फ मुख्तसर वक्त के लिए इसके साथ छोड़ा है।
देखिए, अब आप गुस्से से बोल रहे हैं। आपके इसी गुस्से से मुझे डर लगता है, गुस्से से नहीं बोल रहा मेरी जान, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी इंसान पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा हमें नुकसान पहुँचा सकता है। मगर इसे शाहज़ेब भाई ने हायर किया है, तो सोच समझ कर किया होगा। कभी-कभी सोच समझ कर रखे हुए लोग भी धोखा दे जाते हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए। बच्चों को बुलवाओ, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मैं ज़रा 2 मिनट में एक ज़रूरी कॉल करके नीचे आता हूँ। रोमांचा चलता हुआ टेरेस से अंदर चला गया था, जबकि मीरब अपने डर और ख्यालात को झुठलाने की पूरी कोशिश करते हुए रोमांचा के पीछे पीछे बेदिली से चलते हुए सीढ़ियां उतरकर गार्डन की तरफ जा रही थी, ताकि वो यमुना और बच्चों को इन्फॉर्म कर सके और यमुना का मोबाइल वापस दे सके। डॉक्टर यमुना, प्लीज हमें जरा बच्चों को लेकर शॉपिंग पर जाना है। आप चाहें तो आराम कर सकती हैं या कोई भी अपनी एक्टिविटी कर सकती हैं। मीरब डॉक्टर यमुना को मोबाइल देने के बाद हल्के से मगर शर्मिंदा लहजे में बोली। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो डॉक्टर यमुना को इस तरह तन्हा छोड़कर जाए, मगर अब रोमांचा का हुक्म था, वो जिसे चाहकर भी टाल नहीं सकती थी। यमुना ने नरम मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आप लोग जाएं, मैं यहाँ हूँ। थैंक यू डॉक्टर, मीरब ने धीमे लहजे में कहा। मगर इसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। वो पलटी और बच्चों की तरफ बढ़ी। चलो आयत बेटा, हम लोग बाबा के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। आयत ने फौरन सर डफी में लाए। मगर आयत, बुरी बात है, बाबा बुला रहे हैं। मीरब हैरानी से झुकी। यमुना ने जिद्दी लहजे में कहा, मुझे डॉक्टर यमुना के पास रहना है। मीरब के माथे पर उलझन की लकीर गहरी हो गई। वो हैरान थी कि आयत इतनी जल्दी यमुना से अटैच हो गई थी, जबकि रोमान शाह ने सख्ती से ताकीद की थी कि यमुना के साथ ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रायम और रोमान शाह दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे आ चुके थे। रोमान शाह ने आयत की तरफ देखा और नरम मगर हुक्म भरे लहजे में बोला, चलो आयत बेटा, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। नहीं बाबा, मुझे घर पर रुकना है। आयत ने एक बार फिर नफी में सर हिलाया। रोमान शाह की आंखों में हल्की सी सख्ती दराई थी, मगर वह भी नरमी से समझा रहा था, बेटा पापा ने कहा है चलना है तो मतलब चलना है। आयत, जिद करना अच्छी बात नहीं है। बाबा के लहजे में हल्की सी सख्ती महसूस करते आयत ने छोटी सी आंखों में झिझक उभरी। आज पहली बार रोमान शाह के अंदाज में ऐसा कुछ था जिसने पहले महसूस नहीं किया था। वो खामोशी से अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने बाबा के करीब आकर खड़ी हो गई। रोमान शाह ने गहरा सांस लिया, फिर झुककर आयत को अपने मजबूत बाजुओं में भर लिया और दूसरी तरफ रायन की उंगली थामे वो अपनी चमचमाती गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मीरब ने एक नजर यमुना की तरफ देखा और नरमी से बोली, ओके यमुना, अपना ख्याल रखना। कोई भी चीज चाहिए हो तो जकिया को कह दीजिएगा, ओके? नहीं नहीं, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं ठीक हूँ। यमुना ने नरमी से सर हिलाया। रोमान शाह ने आयत को नरमी से सीट पर बिठा दिया था, दरवाजा बंद किया और एक लम्हे के लिए यमुना पर एक गहरी नजर डाली, जो अब भी पुरसकून अंदाज में खड़ी थी। इसके तासुरात वाजे करना मुश्किल था। फिर इसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद स्टीयरिंग पर हाथ रखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इंजन की मध्यम गूंज के साथ गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी। मीरब के बहते ही गाड़ी गेट से बाहर निकल गई, जबकि यमुना अजीब सी गहरी नजरों से इनको जाता हुआ देख रही थी। यमुना के फोन की बेल बज उठी। वो जो भी अभी अभी रोमान शाह के घर वालों को शॉपिंग के लिए रवाना करके इत्मीनान का सांस लेने लगी थी कि अचानक इसके बजते फोन पर चौंकी। एक लम्हे के लिए इसने घूरकर फोन की स्क्रीन की तरफ नंबर देखा। नंबर देखकर एक झंझलाहट इसके चेहरे पर फैली, जैसे वो पहले ही जानती हो कि दूसरी तरफ कौन है। बेजारी से इसने फोन उठाया और कान को लगाया। फोन तुम्हारे पास क्यों है? मैंने तुमसे कहा था कि फोन मीरब के पास रहने देना, मुझे इससे बात करनी है। काशान रिजवी की भारी और गुस्सैली आवाज सुनते ही यमुना के माथे पर बल पड़ गए। वो चीखने के अंदाज में बोला, पता नहीं बेगैरत ने लाखों का कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है कि किसी भी अननोन नंबर से कॉल नहीं की जा रही थी। यमुना ने फोन खींच लिए और शर्त लहजे में बोली, देखिए सर, मीरब रोमांचा मेरी गुलाम नहीं है। जब वो मेरे हुक्म पर चले, और वो मेरा फोन अपने पास क्यों रखेंगी? मैं बड़ी मुश्किल से कुछ देर फोन इनके पास छोड़कर आई थी। आपको तब अपनी सारी बात कर लेनी चाहिए थी। वो बेजारी से बोली, ओ हेलो, तमीज के दायरे में रहकर बात करो। काशान कुर्राया, ये ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं है, और ये सब कुछ तुम मुझ पर एहसान करके नहीं कर रही हो। इसके बदले में तुम्हारे बाप का एक महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूँ। वो चिल्लाया था। इसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि यमुना ने झटके से फोन थोड़ा फासले पर कर लिया। ऐसा लगा कि आवाज अभी पर्दे फाड़ देगी। यमुना ने गहरा सांस लिया, अपनी लगस्ती सांसों को नॉर्मल किया और मजबूत लहजे में बोली, सर प्लीज किसी की मजबूरी का इतना फायदा मत उठाएं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बाबा का इलाज करवा रहे हैं, मैं इसके बदले में जो
जो कुछ मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगी, मगर याद रखें मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। वो रुक-रुक कर एक पल को साँस बहाल करती, मगर काशान की तरफ से आने वाली खतरनाक खामोशी से इसे मज़ीद बेचैन कर गई थी। यमुना ने हल्के से आवाज़ में मगर मज़बूत लहजे में कहा, "सर, ये बात ज़हन में रखें। रोमांचा कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर इसको ज़रा सी भी भनक पड़ गई तो वो मेरे टुकड़े करवा कर कुत्तों के आगे डाल देगा और मुझे मरने का कोई शौक नहीं है।" काशान रिज़वी की बेरहम हँसी फ़ोन के दूसरी तरफ गूंजी थी। "और अगर तुमने मेरी बात न मानी तो ये काम मैं बखूबी कर सकता हूँ।" इसका लहजा ज़हर में डूबा हुआ था। "मतलब कि मैं भी तुम्हारे टुकड़े करवा कर कुत्तों के आगे डाल सकता हूँ?" यमुना की उँगलियाँ बेख्तियार लड़ सी थीं, मगर इसने जल्दी से खुद को सँभाला। इसकी नज़रें दरवाज़े की तरफ उठी थीं, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा? काशान की सांसों की आवाज़ अब भी फ़ोन पर वाज़ेह थी, जैसे वो इसकी बेबसी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो। यमुना की धड़कनें बेतरतीब हुईं, मगर चेहरे के सख्त तेवरों से भरा हुआ था। "आप धमकी देकर गलत कर रहे हैं।" यमुना का जवाब दे गया था। इसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा था, मगर इसने खुद को सँभाला और मज़बूत लहजे में बोली, "अगर मैं इनकार कर दूँ कि मुझे अपने बाबा के इलाज के लिए आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है तो?" फ़ोन की दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोशी छा गई, फिर अचानक काशान रिज़वी की ज़हरीली हँसी गूंजी। "हा, हा, हा!" यमुना के हाथ सर्द होने लगे, सांसें बोझल हो गई। काशान की आवाज़ सफाकियत थी। तो मैं तुम्हारे बाप को सांसों से महरूम कर दूँगा।" यमुना की आँखें वहशत से फैल गईं। "कल की हेडलाइन में खुद खुद पैसे इन्वेस्ट करके तुम्हारे बाप की वीडियो न्यूज़ पर बतौर हेडलाइन चलवाऊँगा कि डॉक्टर यमुना का बाप रात को सोते हुए ही सो गया। उठने की नौबत ही नहीं आई।" यमुना की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई, इसकी उँगलियाँ बेख्तियार लरसने लगीं। "तुम जानती हो मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ।" काशान की आवाज़ में खबासत टपक रही थी। तो बेहतर होगा कि ज़्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करो यमुना।" यमुना की साँस सीने में अटक गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर लफ्ज़ इस गले में अटक कर रह गए थे। "प प प्लीज़ मेरी बाबा को कुछ मत कीजिएगा।" यमुना की आवाज़ काँप रही थी, आँखों में ख़ौफ़ के साए लरस रहे थे। "मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी मीरब रोमांचा से बात करवाने की।" काशान की सांस भारी हुई, जैसे अगला जुमला कहने से पहले इसने गुस्से को जहर बनाकर निगला हो। "दोबारा इस नाम से मत बुलाना।" वो गुर्राया। "इसे सिर्फ मीरब मैम कहना या मीरब मलिक। इसके अलावा अगर कुछ कहा तो तुम्हारे हलक से जुबान खींच लूंगा।" यमुना की सांस अटक गई। इसने फौरन इस बात में सर हिलाया। "जी ठीक है, जो आप कहेंगे मैं करूंगी। बस मेरे बाबा को कुछ मत कीजिएगा।" काशान हंसा, मगर इसकी हंसी में सफाकियत का जहर घुला हुआ था। "गुड, मुझे इसी अंदाज में बात किया करो। ज़्यादा आइटम बनने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा बाप मेरी कस्टडी में है। कब इसकी सांसें बंद हो जाएं पता भी नहीं चलेगा।" यमुना का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। हर डॉक्टर वहाँ का मेरा खरीदा हुआ है। काशान ने जैसे आखिरी कील ठोंकी। "और तुम चुन्नी सी डॉक्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी।" यमुना की आंखों में बेबसी के आंसू उतर आए थे। "अब एक काम करो, जैसे ही मीरा वापस आए किसी भी तरह मेरा फोन पर राब्ता कर रहा हो।" "जी।" यमुना के मुंह से बस यही लफ्ज निकल सका। काशान के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैली। फोन बंद हो चुका था। यमुना जैसे पत्थर की हो गई, हाथ ढीले पड़ गए। फोन गिरफ्त से फिसलते फिसलते बचा। वो वहीं बेंच पर बैठ गई, नजरें खला में जमी थी और जहन तूफान में लपेट में था। क्या करे क्या ना करे, और सबसे बड़ी बात, अब आगे क्या होने वाला था? मीरम ने बच्चों के लिए काफी सारी शॉपिंग की थी और अब वो रोमान शाह के लिए कुछ शर्ट कलेक्शन देख रही थी। रोमान शाह को शॉपिंग में भी कभी दिलचस्पी नहीं थी, मगर इस वक्त इसकी नजरें मुसलसल अपने बच्चों और मीरब के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था, मगर हर लम्हे चारों तरफ नजर जमा कर हालात का जायजा ले रहा था। इसके चेहरे पर सुकून था, मगर अंदर ही अंदर वो हर हरकत को नोट कर रहा था। किसी भी मशकूक चीज़ किसी भी अनजान चेहरे या किसी भी गैर मामूली हरकत को महसूस करते ही वो अपनी सिक्योरिटी को फ़ौरन से हरकत में लाने का इरादा रखता था। इस बार वो दुश्मन को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। हर बार न चाहते हुए भी हालात इसके बस से बाहर हो जाते थे। इस बार वो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा मोहतात होकर चल रहा था, पल-पल सिक्योरिटी के साथ राब्ते में था। मीरा ने एक नेवी ब्लू शर्ट उठाकर नुमान शाह की तरफ बढ़ाई। "ये कैसी लग रही थी?" "मुझे लगता है कि ये आप पर बहुत सूट करेगी।" रोमांचा ने एक नज़र शर्ट पर डाली और फिर मुस्कुराकर मीरब को देखा। "जो तुम्हें पसंद है वही ले लो, तुम्हारी चॉइस हमेशा परफेक्ट होती है।" मीरब हल्का सा मुस्कुराई, मगर रोमांचा की आंखों में किसी गहरी सोच की झलक देखकर ठिठक गई। रोमांचा कुछ तो सोच रहा था, जिसके तासरात के चेहरे से ना चाहते हुए भी दिखाई दे रहे थे। नजरें कुछ और कह रही थी और जुबान कुछ और। "आप ठीक है ना? कुछ परेशान लग रहे हैं?" मीरब ने अपने शाह की परेशानी को भांपते हुए पूछे बिना नहीं रह सकी। रोमांचा ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा। "मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, बस यूं ही नजर रखना हूँ, आदत है ना?" "आपकी ये आदत मुझे बेचैन कर देती है शाह।" मीरब ने मध्यम आवाज में कहा। रोमांचा ने एक गहरी सांस ली। "ये आदत किसी बड़ी मुसीबत से हमें बचा सकती है मेरी जान। इसी लम्हे
रोमांच ने नजरें एक आदमी पर पड़ी जो दूर खड़ा बाहर बार इनकी तरफ देख रहा था। वो बिना कुछ जाहिर किए खामोशी से अलर्ट हो गया। थोड़ा सा मीरब से दूर खड़े होकर रोमांच ने कान में लगी हुई ब्लूटूथ ऑन करते हुए कहा, इस आदमी पर नजर रखो। रोमांच ने कान में लगी हुई ब्लूटूथ पर अपने सिक्योरिटी के मेन आदमी को ऑर्डर दिया। इसकी आवाज मध्यम मगर हुक्म देने वाली थी। वो बज़ाहिर आम अंदाज में खड़ा था, मगर उसकी नजरें इस मशकूक शख्स पर जमी हुई थी जो बार बार उनकी तरफ देख रहा था। जी सर, मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ। सिक्योरिटी टीम के मेंबर ने फौरी जवाब दिया था। रोमांच ने एक गहरी नजर मीरब और बच्चों पर डाली जो शॉपिंग में मसरूफ थी। मीरब खुशी से पुरसकून अंदाज में रोमांचा के लिए शर्ट पसंद कर रही थी। आयत अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मुख्तलिफ चीजें छूकर देख रही थी। वो मासूमियत से कुछ चीजें रायम को दिखा रही थी, कुछ रायम बड़ी दिलचस्पी से इनकी बातें सुन रहा था। रोमांचा का दिल इन दोनों को देखकर खुश हो रहा था। ए अल्लाह, मेरी छोटी सी दुनिया की हिफाजत फरमा। वो दिल में दुआ कर रहा था और दूसरी तरफ दिमाग मुकम्मल तौर पर अलर्ट था। इसने एक बार फिर इस मशकूक आदमी की तरफ देखा जो अब भी वहीं खड़ा था। जैसे किसी मौके की तलाश में अगर वो हरकत करे तो फौरन शूट कर दो। रोमांचा ने सख्ती से कहा और खुद भी लापरवाही का लिबादा ओढ़कर मीरब के पास जा खड़ा हुआ। रोमांचा ने सख्ती से कहा और खुद भी लापरवाही के लिए बाधा और मीरब के पास जाकर खड़ा हुआ। इसकी नजरें पूरी तरह से चौकस होकर हर सिम चाहती हुई आती जाती निगाहों को परख रही थी। मीरब को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है। रोमांचा ने अपनी नजरें लम्हा भर के लिए से मशकूक आदमी से हटाई और मीरब की तरफ देखा जो पूरी तवज्जो से इसकी लिए शर्ट्स पसंद कर रही थी। मुख्तलिफ रंगों के शर्ट्स निकाल निकाल कर देख रही थी, कभी इनका कपड़ा चेक करती तो कभी इन्हें। रोमांचा के करीब ले जाकर अंदाजा लगाती कि इन पर कौन सा रंग ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ पसंद आया? इसने आम अंदाज से पूछा। जी पसंद तो बहुत सारी आ रही है, पता नहीं अब मेरे शाह को इनमें से कौन सी पसंद आएगी। ये वाली कैसी लग रही है? मीरब ने एक लाइट रंग के शर्ट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा। रोमांचा ने सरसरी नजर डाली, फिर लापरवाही से कंधे उचकाए। ठीक है, ले लो। मीरब ने आंखें सुकेड़ कर से घूरा से ठीक है, मतलब कोई पसंद नापसंद नहीं। रोमांचा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। जो तुम्हें पसंद है वही ले लो, तुमसे ज्यादा कौन समझ सकता है मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। मीरब ने हल्की से खफगी से दूसरी शर्ट निकाली जो ऑफ वाइट कलर की थी। ये वाली? मीरब, मुझे वाकई फर्क नहीं पड़ता, जो भी लोगी वो मेरे लिए ठीक है। रोमांचा ने नरमी से कहा, मगर इसकी नजरें एक बार फिर से इस आदमी पर चली गईं जो अब भी करीब ही खड़ा था। प्लीज चाहे इधर उधर क्या देख रहे हैं, मेरी तरफ देखें, आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता? मीरब ने नाराजगी से कहा। रोमांचा ने इसकी तरफ देखा, इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मेरी जान, मेरे लिए तुम्हारी पसंद से बढ़कर कुछ नहीं है। तो तुम्हारी पसंद वही मेरी पसंद, और मुझे तैयार होकर तुम्हें तुम्हें ये तो दिखाना है। अच्छा, मक्खन कैसे लगा देते हैं आप? वो मुस्कुरा रही थी। मक्खन नहीं लगा रहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे पैंट शर्ट वगैरह पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद है, तुम अपने हिसाब से जो भी कलर चूज करोगे वो मेरे लिए बेस्ट ही होंगे। ठीक है। मीरब ने मुतमईन होकर शर्ट पैक करवाने वाले को लिए दे दी और आगे बढ़ गई। मगर रोमांचा का ध्यान अब भी मशकूक शख्स पर था। रोमांचा ने ब्लूटूथ पर सिक्योरिटी की रिपोर्ट सुनते ही इसे गहरी सांस ली और गहरे इत्मीनान से सहलाया। अगरचे उसका दिल अब भी पूरी तरह से मुतमईन नहीं था, मगर कम अज कम ये जानकर के वो शख्स कोई जासूस या दुश्मन नहीं बल्कि इसके असाब पर सुकून हो गए थे। क्योंकि मीरब रोमांचा की शॉपिंग के बाद आयत के लिए दूसरी शॉप पर चलती हुई जाकर चीजें पसंद कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मीरब के करीब आया जो आयत के लिए खूबसूरत पिने और पोनियां चुन रही थी। ये देखो कितनी प्यारी है। मीरब ने एक छोटी सी गुलाबी क्लिप उठाकर आयत की तरफ बढ़ाई जिस पर नन्हे से सितारे चमक रहे थे। आयत ने खुश होकर वो क्लिप पकड़ ली और छोटी सी हथेली में इसे देखने लगी। बाबा, ये मुझे अच्छी लग रही है। रोमांचा ने मुस्कुराते हुए बेटी की तरफ देखा और नरमी से इसे सर पर हाथ फेरा। मेरी प्यारी बेटिया, जो भी पसंद आए वही सब अच्छा है। पास खड़े होकर रायम ने बेजारी से मुंह बनाया। बाबा, मेरे लिए भी कुछ लेंगे या सब कुछ आयत को ही लेकर देना है? रायम थोड़ा सा जेलस होकर बोला था क्योंकि इस शहजादे को थोड़ा कम प्रोटोकॉल मिल रहा था। इसे ये हरगिज मंजूर नहीं था। रोमांचा ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ इसके माथे पर चपट लगाई। तुमने भी जो लेना है ले लेना, पहले बहन की शॉपिंग कंप्लीट करवाओ। अच्छे भाई ऐसे मूड नहीं बनाते। रोमांचा रायम से बात करते हुए बार बार नजरें फेर कर चारों तरफ देख रहा था। मीरब रोमांचा की बेचैनी को बखूबी महसूस कर रही थी। क्या कोई मसला है? मीरब ने गहरी नजरों से रोमांचा की जानिब देखा। रोमांचा ने सरसरी अंदाज में कंधे उचकाए। नहीं, कोई मसला नहीं। रोमांचा ने साफ इनकार कर दिया। कुछ तो है, आप बार बार बेचैन होकर इधर उधर क्या देख रहे हैं? मीरब ने तजस्सुस भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। नहीं, बस वैसे ही सिक्योरिटी को अलर्ट रहने को बोल रहा था। इनसे पूछ रहा था कि सब कुछ ठीक है, इनकी तरफ से ओके का साइन है, मगर मुझे तो सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्लीज आप बताएं क्या मसला है? मेरी जान, बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक है, तुम शॉपिंग जारी रखो। रोमांचा ने पुरसकून नरम लहजे में कहा। वो नहीं चाहता था कि मीरब परेशान हो। मीरब ने एक लम्हे के लिए इसे गौर से देखा जैसे जांच रही हो कि वो कुछ तो छुपा नहीं रहा, मगर फिर कंधे झटक कर दोबारा अपनों के इंतखाब में मसरूफ हो गई। जबकि रोमांचा की नजरें अब भी बेहद मुख्तार थी।
मोहताती से इर्द-गिर्द का जायज़ा ले रही थी। बच्चों और रोमान शाह की शॉपिंग के बाद मीरा ने बार-बार मना किया, मगर वो रोमान शाह की ज़िद के आगे एक एक ना चली। इसकी एक ना चली और इसे ज़बरदस्ती कराची की एक महँगी तरीन बुटीक में ले आया, जहाँ हर तरफ सिर्फ़ ब्रांडेड कपड़ों की खुशबू और शाहाना अंदाज़ झलक रहा था। बड़ी सी शॉप के अंदर सब बैठे हुए थे। सर, ये हमारे सबसे एक्स एक्सपेंसिव डिज़ाइन्स हैं। दुकानदार ने इंतहाई एहतराम से कहा और सामने लगे रैक से बेहतरीन सूट निकाल कर सामने रख दिए। हर एक जोड़े दूसरे से ज़्यादा शानदार और कीमती था। मीरब कुछ बोल नहीं रही थी, इसे कुछ लेना भी नहीं था। मगर रोमान शाह को सब पैक करवाते हुए देखकर वह हैरान सी हुई। ये सब पैक कर दो। रोमान शाह ने हतमी अंदाज में कहा। क्या शाह, क्या हो गया है? इतने सारे ड्रेसेस लेकर क्या करूंगी? मीरब ने फौरन इसका हाथ पकड़कर रोका। रोमान शाह ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं लेना था तो ठीक है। मैंने कब कहा कि तुम कुछ लो? ये सब मैं ले रहा हूँ अपनी बीवी के लिए, और मेरी प्यारी बीवी रोज मुझे ये सब ड्रेस पहनकर दिखाया करेगी। इसकी नजरों में शौकी और लबों पर मुस्कुराहट थी। मीरा अपने मुस्कुराते हुए बेबसी से लब भींच लिए। जानती थी कि रोमान शाह के सामने मजीद बहस बेकार है। इसकी अलमारी में पहले ही कपड़ों की जगह नहीं थी। अक्सर रोमान शाह इसके लिए ऑनलाइन ड्रेसेस ऑर्डर करता रहता था, और सब इतने सारे सूट देखकर मैं मीरा को तो ये फिक्र सता ही रही थी कि वो इनको संभालेगी कैसे। दुकानदार जल्दी जल्दी तमाम सूट पैक करने लगा, जिनमें ज्यादातर वही थे जो रोमांचक की पसंद के थे। सिर्फ एक या दो सूट मीरब के ने पसंद किए थे। शॉपिंग खत्म हो चुकी थी। रोमांचा ने बच्चों को और मीरब को अपने पसंदीदा होटल में खाना खिलाया, और अब वो वापसी के लिए निकलने ही वाले थे कि आयत ने अचानक से हाथ हाथ पकड़कर मासूमियत से सर उठाया। मामा, मुझे वॉशरूम जाना है। मीरब ने नरमी से उसका हाथ थामा, एक नजर रोमांचा पर डाली जो गेट के करीब खड़ा था, और आयत को लेकर अंदर चली गई। चंद मिनट बाद मीरा आयत का हाथ थामे बाहर निकली ही थी कि एक लंबी चौड़ी बुर्के में लिपटी औरत अचानक से जोर से टकरा गई। इतनी शिद्दत से कि मीरब का दिल जैसे हलक में आ गया। या अल्लाह! मीरब की आंखें हैरत से फैली, कदम पीछे हटे तो तवाज़ुन बिगड़ा। जमीन करीब आती महसूस हुई, मगर गिरने से पहले ही वही औरत बिजली की तेजी से आगे बढ़ी, मजबूत हाथों से कमर थाम ली। एक पल के लिए यूं लगा जैसे किसी पहाड़ से टकराकर फिर इसे पहाड़ ने थाम लिया हो। रोमांचाई मंजर देखते झटके से रायन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। इसकी आंखों में चमक थी, पेशानी शकन आलू, जबड़े सख्त थे। अंधी हो क्या? मीरब की बरहम आवाज गूंजी। मॉल में मौजूद कुछ लोगों ने पलट कर देखा। रोमांच ने एक झटके से मीरब का हाथ थामा और करीब करते हुए इसे सहारा दिया। तुम ठीक हो? मीरब ने गहरा सांस लिया, कंधा सहलाया और जहरखन लहजे में सरगोशी की। ठीक हूँ, मगर ये मोहतरमा मुझे ठीक नहीं लग रही। पता नहीं नशा करके मॉल में घूम रही है। बुर्का पोश औरत, चमकदार च, चश्मे, हाथों पर काले दस्ताने, लंबी कदामत और पाँव में जोगर्स। एक लम्हे को लगता था ये कोई जोकर है। इसके चुपचाप खड़े रहने में एक अजीब सा पुरस्कार साया छुपा था। रोमान शाह ने कदम आगे बढ़ाया। मोहतरमा, आप कौन है? रोमान शाह ने सख्ती से पूछा। पूछने पर भी वो औरत खामोश खड़ी थी, जैसे पत्थर की मूरत हो। अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ आया, चेहरे पर घबराहट और हाथ जोड़ने को बेताब था। प्लीज सर, इनको कुछ मत कहिएगा, ये मेरी वाइफ है, इनकी जहनी हालत ठीक नहीं है और ये बोल नहीं सकती। रोमान शाह गुस्से से भरी नजरों से इस शख्स को देख रहा था। होंठ सख्ती से भींचे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मोड़कर इस औरत को देखा जो बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। बस नजरों का अर्तकाज अजीब तौर पर मीरब पर मरकूज था। तो फिर इन्हें घर पर रखा करें, यूं बाजारों में घुमाने की क्या जरूरत है? वो शख्स जल्दी से सर झुकाए बीवी का हाथ थामकर पलटने लगा, मगर बुर्कापोश औरत पलट कर पीछे देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही। मीरब ने खुद को अजीब सा एहसास पर घिरा पाया था। चलें शायद, मेरे तो कंधे में दर्द होने लगा है। अजीब बेवकूफ औरत थी। रोमान शाह ने की छठी हिस्स कह रही थी कि ये सब कुछ जितना नॉर्मल नजर आ रहा है इतना नॉर्मल नहीं है, या फिर वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। वो सोचों के हिसाब में उलझा हुआ और मीरब को अपने साथ लेता हुआ गाड़ी तक पहुंचा था। कमरे में मध्यम सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, जैसे सुबह और रात के दरमियान एक नरम सा पर्दा हो। खिड़की के पर्दे हल्की हवा के साथ थोड़े थोड़े हिल रहे थे, पर बिस्तर पर कंबल पे दुबकी मिरहा के लिए ये सब मायने बेमायने था। वो तो पूरी रात मजे से खराटे मारकर सोई थी, और शाहमीर वो बेचारा पूरी रात जागता रहा था। कभी तकिए पर सर रखता, कभी खड़ी घड़ी देखता, कभी अपना माथा सहलाता और कभी मिरहा को घूरता। पर मजाल है जो इस मोहतरमा को जरा सा भी एहसास हुआ हो। शामी ने बेबसी से माथे पर हाथ मारा, फिर गहरा सांस लिया और आखिरकार हार मानते हुए मिरहा को झिंझोड़ा। मिरहा, उठो, बहुत हो गया सोने का ड्रामा। मिरहा ने आंखें खोलने की जहमत भी नहीं की थी, बस हल्का सा मुंह बनाया और मजीद कंबल में दुबक गई। शामीर की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। मिरहा, खुदा का वास्ता है अब जाग जाओ। मगर जवाब में सिर्फ एक हल्की सी करवट मिली। शामिर गुस्से से दांत पीस कर रह गया। मिरहा, देख लो, अगर अब तुम ना उठी। शामिर ने धमकी देने के लिए जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि मिरहा ने नींद में ही हाथ बढ़ाकर इसके होंठों पर हाथ रख दिया। इसे चुप करवाने की कोशिश कर रही। प्लीज धमकियां देना बंद करें, मुझे सोने दे, मिरहा ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। अपनी जान से प्यारी बीवी से जिद होकर शामिर ने गहरी सांस ली। मिरहा ने इसके जब का आखिरी बंधन भी तोड़ दिया था। अपने गुस्से को जब्त करते हुए कंबल एक झटके से खींचकर इससे दूर फेंक दिया। मीर,
वो ज़ोर से चिल्लाई थी। मिराह ने आँखें बंद करते हुए हाथ कंबल की जानिब बढ़ाया। ऐसे नींद में ऐसा लग रहा था कि कंबल शायद बेड पर है, मगर कंबल मोहतरम तो बेड से नीचे फेंके जा चुके थे। मोहतरमा, आंखें खोलने की जहमत करो और देखो, कंबल साहब बेड पर नहीं है। मिराह ने हल्की सी आंखें खोलकर जमीन पर गिरे हुए कंबल को देखा और फिर बेचैनी से आंखें मीचते एहतजाज किया। ये धोखा है, जुल्म है, ज्यादती है, ज्यादती जुल्म। शाहमीर ने तंसिया हंसा था। जुल्म तो था जो तुमने रात भर मेरे साथ किया। मेरे अरमानों पर पानी फिरकर खराटे मार मार कर मेरी नींद उड़ा दी और खुद ख्वाबों की दुनिया से मजे लूटती रही। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।